कंप्लीटेड आवर सेल मेम्ब्रेन। हमने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब हम फटाफट से जो डायग्राम्स हमने देखे हैं उन्हें रिव्यू करते चले जाते हैं। ये हमने पहले भी देखे हुए हैं और अब हम फटाफट से सारा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक बार ही देख लेंगे। अपने फोस्फोलिपिड लेयर के सेल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है वो 75 आर्मस्ट्रॉन्ग्स की होती है। सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस में 75 आर्मस्ट्रॉन्ग्स में आउटर प्रोटीन कोट जो कि हमारा मैकेनिकल रेजिस्टेंस और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, दैट इज अराउंड योर 25 आर्मस्ट्रॉन्ग्स। मिडिल लेयर इज 25 to 35 आर्मस्ट्रॉन्ग्स एंड इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? ये बनी होती है हमारी फोस्फोलिपिड्स की दो लेयर से, बाय फोस्फोलिपिड लेयर। एंड थर्ड लेयर इज योर इनर प्रोटीन लेयर विच हैज अ डायमेंशन ऑफ अराउंड अगेन how much? It is 25 armstrongs. Okay, this was the diagram जो हमने सबसे पहले देखा था। इसका जो हमारी इंटरमीडिएट लेयर होती है फोस्फोलिपिड लेयर में, उसमें एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है और एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है। और ये ओरिएंटेशन इस तरह से होती है, जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो हमेशा एक्वस एनवायरनमेंट की तरफ होता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन है और एक्चुअली हम कह सकते हैं जो सबसे सिंपल फंक्शन है डिफाइन करने का, वो ये है दैट सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द एक्स्ट्रा aqueous environment, external aqueous environment from the internal aqueous environment। बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, अंदर साइटोप्लाज्म है और इसीलिए दोनों aqueous environment की तरफ फोस्फोलिपिड लेयर का हाइड्रोफिलिक एंड यानी कि वाटर लविंग एंड यानी कि aqueous और फ्लूइड लविंग एंड होता है, इसीलिए इसकी ओरिएंटेशन इस टाइप से होती है। उसके बाद में हमने देखा था कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, वही स्ट्रक्चर इलेबोरेटेड है। यहाँ पर डायग्राम देखने में सेम लग रहा है बट ये सेम नहीं होता है। ऊपर की फोस्फोलिपिड लेयर अलग होती है, नीचे की फोस्फोलिपिड लेयर अलग होती है। उस ऊपर की जो फोस्फोलिपिड्स हैं, जो फोस्फोलिपिड्स इन्वॉल्व हैं वो है आपके स्फिंगोमाइलिन एंड फोस्फोटिडाइल कोलिन, और नीचे होते हैं हमारे फोस्फोटिडाइल इथेनोलामीन एंड फोस्फोटिडाइल सीरीन। अलग अलग फोस्फोलिपिड्स इन्वॉल्व है। आउटर फोस्फोलिपिड लेयर अलग बनी है, इनर फोस्फोलिपिड लेयर अलग बनी है। तो पहला रीजन हमारा ये होता है कि जो आउटर फोस्फोलिपिड लेयर अलग है और इनर फोस्फोलिपिड लेयर अलग है, इसीलिए दोनों में ए सेल मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल इन नेचर। देन आफ्टर हमने देखा कि कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल हमारी सेल मेम्ब्रेन की फैटी एसिड्स की चेन के बीच में होता है। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल बेसिकली मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर का काम करता है, ना ही तो ये मेम्ब्रेन को ओवर फ्लूइड होने देता है जिससे सेल मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन हो जाए, जिससे सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी लूज हो जाए, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी लूज हो जाए, और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी लूज होने के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन की लिसिस हो जाए। इसलिए ये प्रिवेंट करता है कि सेल मेम्ब्रेन अपनी फ्लूइडिटी को तमीज़ में रखे, एक लिमिटेड एक्सटेंट तक रखे, ताकि जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर हैं और जो लाइगेंड अटैचमेंट होगा और जो प्रॉपर लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में पूरा रिएक्शन मीडिएट होगा वो कन्वीनियंटली हो पाए। मोर ओवर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि ये फैटी एसिड चेन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रिवेंट करते हैं कि ये आपस में जुड़कर सॉलिडिफाई ना हो जाए, तो ये इनको बेसिकली दूर दूर भी रखने का काम करते हैं। इसलिए कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल हमारा काम करता है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर की तरह। और कोलेस्ट्रॉल का जो हाइड्रोक्सिल एंड है वो फोस्फेट ग्रुप की तरफ होता है, फोस्फेट हेड की तरफ अट्रैक्टेड होता है, एंड ये हाइड्रोक्सिल एंड है, इसीलिए ये एक्वस एनवायरनमेंट की तरफ रहेगा। ठीक है। देन आफ्टर यू हैव दिस थिंग, हमने बोला कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसका जो कोर है वो हमारे सारे फैटी एसिड चेन्स हैं, ये हमारी दे डू नॉट अलाउ दी वाटर मॉलिक्यूल्स, जो है हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स तो नहीं, बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे, उनको अलाउ नहीं करता। तो उनकी अलाउंस के लिए हमारे पास में यहाँ पे चैनल प्रोटीन्स हैं। बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स अपना स्ट्रक्चर बना के एक चैनल प्रोवाइड करते हैं, और उस चैनल के थ्रू जो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं वो ईजिली ट्रेवल कर सकते हैं, और उन चैनल्स में जो ये पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स, पेप्टाइड चेन्स मिल के बनाती हैं वो होती हैं आपका एक्वापोरेंस, क्योंकि उनमें वाटर फिल्ड होता है, सो दैट वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स कैन इजीली ट्रांसफर। फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स तो इजीली सेल मेम्ब्रेन के आसपास जा सकते हैं, लेकिन वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स नहीं जा सकते। तो एक चैनल बना दिया जाता है, और वो जो ईंटें होती हैं उस चैनल की वो होती हैं हमारी पेप्टाइड चेन्स, और जो सेंटर होता है उस चैनल का वो वाटर से भरा होता है।
जिससे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इजीली सेल के अंदर आ जा सकते हैं, सेल के अंदर बाहर आ जा सकते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग एक्वापोरिन भी बोलते हैं। इसके बाद में हमने फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का थोड़ा सा इलैबोरेटेड स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें हमने कहा था कि हमें लंगड़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि हमारे पास में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा होने चाहिए एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड, क्योंकि अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होंगे तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी नहीं अटेन कर पाती है, इसीलिए हमारे पास सैचुरेटेड से ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की ज़रूरत है। उसके बाद में हमने ये दिखाया भी था कि अगर वो फ्लूइड है तो वो फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वजह से आती है। जितना किंक है फैटी एसिड्स में, दे शो दैट दे आर अनसैचुरेटेड, और जो स्ट्रेट नज़र आ रहे हैं ये आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो सैचुरेटेड हमें कम चाहिए, अनसैचुरेटेड हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा चाहिए, ताकि वो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी अटेन कर पाए और रिटेन कर पाए। उसके बाद में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था, इंटीग्रल प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा है हमने, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा है, और हमने पढ़ा है पेरिफेरल प्रोटीन्स के बारे में, राइट। इंटीग्रल प्रोटीन्स जो हैं दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन, उनको सेल मेम्ब्रेन से अलग करना इतना इजी काम नहीं है। दे आर द स्ट्रक्चर ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन, वो स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हैं और वो टाइटली बॉन्डेड हैं, दे कोवलेंटली बॉन्डेड हैं। जबकि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होते हैं, ये आपके पेरिफेरल लिखा हुआ है, ये जो हमारे सरफेस या पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं दे आर नॉन कोवलेंटली बॉन्डेड। वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, जिसकी वजह से माइनर चेंज इन पीएच और टेम्परेचर कैन एक्चुअली लेट देम टू मूव अवे फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। तो ये डिटैच हो सकते हैं, इनकी डिटैचमेंट के लिए हमें सेल मेम्ब्रेन का ही स्ट्रक्चर डिटोरेट करना पड़ता है। उसके बाद में व्हाट इज मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ, एज यू कैन सी हमने चैनल प्रोटीन्स के बारे में दोबारा देखा। साइमल्टेनियसली हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट चेन प्रेजेंट होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो सरफेस प्रोटीन्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स के साथ में अटैच होते हैं तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड के साथ में अटैच होते हैं तो वो ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं, एंड दे एक्चुअली फॉर्म अ रिकग्नाइजेशन स्ट्रक्चर। जितने भी हमारे एंटीजन सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं वो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स ही होते हैं, सेल को स्पेसिफिक बनाते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी जो आती है वो इन स्ट्रक्चर्स की वजह से आती है। देन आफ्टर दैट हमने आपको एक्वापोरिन्स के बारे में बताया। एक्वापोरिन्स क्या है? दे आर एक्चुअली द स्ट्रक्चर्स, दे आर एक्चुअली द प्रोटीन्स विच आर फॉर्म्ड ओवर देयर। और वो जो प्रोटीन्स हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं? ताकि वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इजीली अंदर से बाहर जा पाएँ, क्योंकि ये लिपिड कोर अलाउ नहीं करता। देन आफ्टर वी मूव ऑन टू दिस वेरी बेसिक स्ट्रक्चर, अगेन द सेम थिंग कम्स, दैट इज अबाउट योर कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलिपिड्स, वी हैव पेरिफेरल प्रोटीन्स, हमने कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ लिया। देन आफ्टर यू हैव द सेम थिंग अगेन, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड। आप देख सकते हो बहुत इलैबोरेटेड वे में दिखाया हुआ है। ऊपर हमारा हाइड्रोफिलिक एंड है और बीच में हमारा हाइड्रोफोबिक एंड है। ये फोस्फोलिपिड बाइलेयर है, यानी कि फोस्फोलिपिड्स की बाइलेयर, 2 लेयर्स हैं। ओके, दिस इज अगेन द सेम एंड इलैबोरेटेड थिंग, हाई डेफिनेशन डायग्राम। देन वी कम टू द फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। आयन चैनल्स की तरह काम करते हैं, दैट इज मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है। ट्रांसपोर्टर की तरह काम करते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंड देन यू हैव द रिसेप्टर्स, जो हमारे पास में प्रोटीन्स हैं वो आयन चैनल्स की तरह काम करते हैं, ट्रांसपोर्टर की तरह काम करते हैं, एंड रिसेप्टर की तरह भी मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स काम करते हैं। जैसे कि अभी हमने ट्रांसपोर्टर की बात करी, ट्रांसपोर्टर में हमारे पास एग्जाम्पल आ गया कैरियर प्रोटीन का। कैरियर प्रोटीन आर प्रेजेंट ओवर देयर। बाहर से वो सरफेस से, बाहर से आउटर सेल मेम्ब्रेन से जो भी हमें स्ट्रक्चर अंदर ट्रांसफर करना है वो उसको कैच करते हैं, वो उसको कैच करके थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं अपनी, और फिर सेल के इनसाइड रिलीज कर देते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म हो गया। ओके, देन वी टॉक अबाउट द चैनल प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स भी हमने पढ़ा कि चैनल प्रोटीन्स बने हुए हैं तो दे एक्ट एज योर फॉर द आयन एक्सचेंज। चैनल्स बना के रखा हुआ है फॉर द एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। देन हमने ये शेफ की फोटो दिखाई थी। शेफ की फोटो हमने क्यों दिखाई थी? कि जो प्रोटीन्स हमारे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं वो इसकी तरह काम करते हैं, शेफ की तरह काम करते हैं। जिन्हें हम लोग कुछ रॉ वेजिटेबल्स दें तो वो हमें एक बढ़िया सा खाना बना के देते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो प्रोटीन्स हैं सेल मेम्ब्रेन में वो एंजाइम्स का भी काम करते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स ही होते हैं, जिन्हें हम लोग एक सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं। दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स एंड दे मीडिएट अ रिएक्शन, और फिर प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोडक्ट्स।
उसके बाद में हमने ये एक रिसेप्टर की पिक है, इट्स अ हाई डेफिनेशन इमेज ऑफ अ रिसेप्टर मॉलिक्यूल। देन आफ्टर दिस इज द रिसेप्टर एंड लाइगेंड, किस तरह से जो हमारे सरफेस प्रोटीन्स या जो भी हमारे प्रोटीन्स है आइदर इंटेग्रल ट्रांसमेम्ब्रेन, वो किस तरह से बेसिकली पेरिफेरल प्रोटीन्स ये रिसेप्टर का काम करते हैं ज़्यादातर। सो रिसेप्टर मॉलिक्यूल से ये हमारा लाइगेंड अटैच है, ठीक है। जो मॉलिक्यूल रिसेप्टर से अटैच होता है उसे हम लोग लाइगेंड बोलते हैं और ये हमारा रिसेप्टर है, और इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स। दिस इज अ रिसेप्टर लाइगेंड कॉम्प्लेक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये अगर अटैच होगा तभी अंदर सीरीज ऑफ रिएक्शन कंटिन्यू होंगे। देन आफ्टर वी हैव सीन दिस इमेज, ये हमने बताया था लिपिड राफ्ट के लिए, दैट पूरी सेल मेम्ब्रेन में जहाँ फ्लूइडिटी होती है, एक एरिया ऐसा होता है जहाँ पर हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि वहाँ हमारे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होते हैं और हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी ज़्यादा होते हैं, एंड वहाँ पर हमारे फैटी एसिड चेन्स की जो लेंथ है वो भी ज़्यादा होती है। रीज़न बीइंग कि वो जो लिपिड राफ्ट वाला एरिया है, लिपिड राफ्ट में हमारे रिसेप्टर्स अटैच होते हैं। तो ये हमारा रिसेप्टर है और ये हमारा लिपिड राफ्ट है। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर लिपिड राफ्ट। आप देख सकते हो कि यहाँ पर फैटी एसिड चेन्स कंपैरेटिवली बड़ी हैं। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो डार्क ऑरेंज कलर का आपको नजर आ रहा है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा है, और यहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपको नजर नहीं आएंगे, यहाँ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स नजर आएंगे। ये थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर होता है इन कंपैरिजन टू ऑल। सो दिस इज सेड टू बी योर लिपिड राफ्ट। देन आफ्टर वी से दैट हाँ, मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली मूविंग। डिफ्यूजन में भी दो तरीके की डिफ्यूजन होती है। वी हैव सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो मेम्ब्रेन के आसपास बिना परमिशन के, यानी कि बिना बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ हम, रिस्ट्रिक्शंस के जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, हमारा नाइट्रोजन है, ये दोनों गैसेज आर पार जा सकते हैं बिकॉज दे आर एक्चुअली वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, सो दे डू नॉट रिक्वायर एनी परमिशन। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हमारा पोलर ज़रूर होता है, लेकिन अगेन बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल हमारा पोलर है, अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल है, सो इट डू नॉट रिक्वायर एनी परमिशन, ये इजीली क्रॉस हो सकता है। वैसे हमारे लिए वाटर के लिए भी चैनल्स होते हैं, लेकिन वाटर कैन ईजिली मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग, यानी कि जहां से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग